हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इससे पहले 5-6 क्लास हो चुका है। आज जो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले हम सब लोग ये जो हमारे साथी हैं इनका आज सीजीएल में ये पीटी में एग्ज़ाम मतलब कि क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बधाई देने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको कांग्रेचुलेसन दें ताकि आगे का जो सेकेंड होगा उसमें क्वालिफाई कर जाएं। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्या मतलब अच्छे से तैयारी करें आप लोग, जो चीज़ में लगे हैं उसमें पूरी एकदम मेहनत में कोई कमी नहीं करें, 100% आप उसी पे लगे रहें। और जिस चीज़ की तैयारी करें किसी एक पर प्रिपरेशन करें, मन को मत भटकाए। इससे क्या होता है, आदमी का मोटिव चेंज होता है और उसमें वो सक्सेस जल्दी नहीं हो पाता। होता है लेकिन घूम के। कोई आदमी रास्ता अगर सीधे दिखाता है तो आप उस रास्ता को देखने का काम कीजिए, नहीं कि अब हमको घूम घूम के ऐसा काम नहीं करना है। इसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए। तो चलिए आप लोग को भी चलिए इस भाई को दीजिए पूरा, आप सब लोग बधाई दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके दुआ कीजिए कि आगे का जो टायर 2 हो उसमें कम ये क्वालिफाई कर जाए। और देखिए टायर 2 में भी रहेगा ये जीएस। तो हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीएस करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज घटना चक्र से। सबसे पहला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। कब? 1929 में। अब फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। कब दांडी मार्च शुरू करता है? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू करता है। कब? 12 मार्च को। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्हें औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। मतलब कि 6 अप्रैल 1930 को हाँ नमक कानून को भंग करता है और उसके बाद क्या करता है? भंग करता है, उसके बाद कानून को तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर से किए जाने वाले अभियान से किए। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जो किया था नेपोलियन का जो अभियान था उससे किया कौन? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक। और देखिए सुभाष चंद्र बोस किसने इसका तुलना किया? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक जो हुआ था अभियान, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस था, उसका तुलना किया था नमक कानून से। हाँ, उसको तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसको मतलब मजाक उड़ा दिया। इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। हाँ। क्या कहा था? स्टेटस समाचार ने कहा था कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजोर तट पर गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड़ा आश्रम से त्रिचारपल्ली के वेदरण्य तक नमक यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। कब यरवदा जेल भेज दिया? 5 मई 1930 को। 5 मई 1930 को यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन का नेता हुए। कौन हुए? अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। महात्मा गांधी जी को जब 5 मई 1930 को यरवदा जेल में भेज दिया गया। हाँ। उसके दवा पर अब्बास तैयब जी उनका नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया।
इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेबर मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। खुदाई खिदमतगार किसके नेतृत्व में हुआ? 21 मई 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक। हाँ, इससे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किस कुर्ती से? लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्र एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कौन? गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने के मतलब इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला डोगेन्यूलू ने किया। गैरीन्यूली ने किया। इसे जियातरांग आंदोलन कहा जाता है। जियातरांग आंदोलन इसे कहा जाता है, ठीक है ना। जो मणिपुर नागा जनजाति का जो महिला है ना, गैरीन्यूल ने जो उसको आंदोलन का नेतृत्व किया, उसको क्या बोलते हैं? जियातरांग आंदोलन। जियातरांग। मणिपुर के जनजातियों ने सक्रिय भाग लिया लेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और वहाँ की महिला ने एक उसका नाम था गोडीन्यूल ने वहाँ की मतलब की नेतृत्व किया था। उसको क्या बोला गया? जियातरांग आंदोलन बोला गया। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारी ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं हटाने का निश्चय किया। गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से कब हटने का निश्चय किया? 1934 में, और हरिजन के उत्थान के लिए काम किया, ठीक है। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाश किया। क्या क्या? हरिजन पत्र का स्थापना किया। हरिजन नामक कब? 1934 में। हरिजन साप्ताहिक पत्र का नहीं, देखिए 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया 1932 में। 32 में, हाँ, गांधी जी किए थे। गांधी जी। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये लाहौर सत्र में 1929 के लाहौर सत्र। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। दांडी यात्रा की गई कब? 1929 में। 1930 में, हाँ, 5 मार्च। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कब करता है? 5 मार्च 1930। कब करता है? 12 मार्च 1930 को। अच्छा, 12 मार्च को। हाँ, 12 मार्च 1930 को करता है। कब करता है? 12 मार्च 1930 को करता है। हाँ। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती से। हाँ, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी से। निम्नलिखित प्रांत में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? हाँ, गुजरात के सबसे ज्यादा था। गुजरात का सबसे ज्यादा था। गुजरात का। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? गांधी के नमक सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से सभी थे। सभी जो थे, और उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सभी ने नमक आंदोलन में भाग लिया था। बताइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से? दांडी से। दांडी से क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद होता है। अच्छा, ये बताइए, आगे का क्वेश्चन है, देखिए, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है
इसका है कि हिंदू नमक कानून को तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा कितने दिन चली? ये ज्यादा नहीं चला था, लगभग 24 दिन 24 दिन। दांडी यात्रा कितने दिन चला? 24 दिन चला। दांडी यात्रा 24 दिन चला। 24 दिन चला था। 24 दिन। बताइए सबसे पहली कौन सी घटना है? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, आगमन, गांधी इरविन समझौता। नहीं, सबसे पहले साइमन कमीशन। सबसे पहले जो है ना साइमन कमीशन आता है 1928 में। 1928। दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 9 अगस्त 1942 और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। इसके बाद गांधी इरविन समझौता ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भारत इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 30 गांधी इरविन समझौता। 6 हाँ गांधी इरविन समझौता 6 अप्रैल को गांधी इरविन समझौता क्या जानी जाती है? 6 अप्रैल को 1930 को गांधी इरविन समझौता जानी जाती है। बताइए शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसके संबंध है? किसके? गांधी की दांडी यात्रा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन है यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च का था, यह तो सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, नहीं, गलत है। यह पूरी तरह से पैदल चाल मार्च था, बिल्कुल सही है। सही है। तो ऑप्शन इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने लिया, नहीं लिया था? महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे? यरबदा जेल में। धरसना के समय कहाँ थे? यरबदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सवनीय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे इसी में भाग लेने के लिए। अच्छा ये बताइए गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर था। उसने विदेशी पत्रकार को अपने यहाँ ठहराया था। बताइए उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार किए। वेब मिलर। कौन? वेब मिलर ने। निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? H.N. बेरेसफील्ड, वेब मिलर, जी स्लोकलेब और जेम्स पैटसन। वेब मिलर इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी। आगे का क्वेश्चन है देखिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? हाँ ये किसके द्वारा? भारत के एक समाजवादी देश बनाने के लिए किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। कौन किया था इसका? ये क्या था, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान किया था। हाँ। बताइए तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान। इसी को लाल कुर्ती दल कहा गया। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र गढ़वाली था, ठीक ना? वीरचंद्र गढ़वाली। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियातरंग मणिपुर में। जियातरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ होता है। बताइए बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? ये पूछा है 42वां बीपीएससी में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया था किसको? इसको रचनात्मक कार्य को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी पटना के। यह 42वां और 48वां और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम। हाँ। अब देखिए अब जो होगा इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम सब लोग पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है। देखिए गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तार होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। 26 जनवरी 1931 को क्या किया? यरबदा जेल से जो डाला जाता है उसे रिहा करते हैं। गांधी जी ने इरविन ने गांधी जी को रिहा कर देता है। कब? ये 26 जनवरी 1931 को। हाँ। तेज बहादुर सप्रू तथा RMR जयकर ने प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। कब हुई?
दिल्ली में मारता है भाई 1931 में 5 मार्च 1931 के दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को 1931 को हुआ था, हाँ, उसको गांधी इरविन समझौता माना जाता है, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिया था। जब ये सरोजनी नायडू की चर्चा होती है, जब भारत का संविधान बना था ना, इसमें हाँ। 15 महिला में एक सरोजनी नायडू भी थी। अच्छा, और उस समय राज्यपाल थी भारत का। हाँ, हाँ। गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा नंबर में सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दे दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्री तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। समझे? पढ़े नहीं है। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस जो है द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया गांधी इरविन समझौता से। अच्छा, हाँ। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग गया था गांधी। पहला में नहीं गया था, कोई कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं था पहला में। दूसरा में गया था गांधी जी। परंतु इस समझौते ने एक जनता को निराश किया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो न देने की मांग हो रही थी, उसका वो चर्चा नहीं हुआ, नहीं सम्मिलित नहीं कर पाया था गांधी इरविन के जमीनीकरण इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों का सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। देखिए, गांधी इरविन समझौता अब तो हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। ये होता है कब? 5 फरवरी 1931 को। हाँ। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? पहला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा है असहयोग आंदोलन में संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव को स्वीकृति। और चौथा है केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। इसमें कौन सही होगा? 1, 2 और 4 सही होगा। ठीक है, हाँ। 3 में जन पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने तो गांधी जी के सुझाव को स्वीकृति, ये ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1931 में। 1931 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। बताइए तो 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सबसे ज्यादा तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? तेज बहादुर सप्रू। बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ये सरोजनी नायडू। बताइए, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी के लाभ का सांत्वना पुरस्कार कहा था? लाभ के लिए सांत्वना पुरस्कार कहा था। कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अब देखिए आगे का है। देखिए, अब जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 में। देखिए, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कब हुआ? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। हाँ। कब? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में होता है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं।
यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग होता है, मतलब पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। 1931 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम.एन. राय ने इनमें सहयोगी की भूमिका में निभाई थी। किसने इसमें सहयोगी की भूमिका? एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी को लोकप्रिय और सम्मान की पराकाष्ठा माना। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी को लोकप्रिय और सम्मान की पराकाष्ठा माना। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया था, सभापित्व किया था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, 1931 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक महत्व कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना? एस.सी. बोस ने माना। सुभाष चंद्र बोस। हाँ, अच्छा बताइए, गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931। भगत सिंह का फांसी 1931 में 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 में। और भारत राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26-31 मार्च 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित होता है? 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितना प्रतिनिधि भाग लिया? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम को सम्मेलन में। हाँ, 89 ने भाग। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि है। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया। बताइए, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? के.टी. पॉल ने किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कौन किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। कब से कब तक चला? 7 सितंबर से 1 दिसंबर। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कौन कौन लिया था इसके अलावा? सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्स हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। वाह, क्या बात है गांधी जी। ठीक है, बताइए आगे बढ़िए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याओं पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन
कब से? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। हाँ, कांग्रेस ने इस सम्मेलन को बहिष्कार किया। कांग्रेस ने क्या किया? बहिष्कार किया। अब इसका क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है, इसे साइमन आयोग का रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल सही है, इसका आयोजन लंदन में हुआ, बिल्कुल सही है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व ने भाग किया था। नहीं लिया था। पहला गोल सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व का कोई हिस्सा भाग नहीं तो लिया। यही सही होगा। हाँ। बताइए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1930 में। 1930 में भारत नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? लंदन में। बताइए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? मोहम्मद महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय में थे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने शिरकत की थी? द्वितीय में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, वे ठहरे थे कहाँ? सेंट पैलेस। हाँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गया था उसका नाम किंग्सले हॉल में ठहरा था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। हाँ, सेंट जेम्स पैलेस नहीं बैठक हुआ था इसका। किंग्सले हॉल में ठहरा था। बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गांधी जी गए? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर। भारतीय निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारत कांग्रेस के रूप में किया था। निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा हुआ। बताइए, भारत राष्ट्र कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पहला और तीसरा में नहीं लिया था। अब देखिए, सांप्रदायिक पंचाट एवं पुनः पैक्ट जो होता है 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट एवं पुनः पैक्ट 1932। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बनी पाई। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को अपराधीकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। जब इस कानून के अंतर्गत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडल पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध का प्रारंभ किया। कब किया पहला आमरण अनशन? 20 सितंबर 20 सितंबर कहाँ? यरवदा जेल में। सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में किया, समझे ना। अतः 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी की अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। यरवदा जेल में पुनः समझौता होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच होता है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी ने अपना अनशन कब तोड़ा?
26 सितंबर 20 सितंबर को किया, 26 सितंबर को तोड़ा। 20 सितंबर को जेल में बैठा जाता है, था। 26 सितंबर को समझौता होता है, 26 सितंबर को अनशन तोड़ते हैं। 20 सितंबर को अनशन स्टार्ट करता है, ठीक है। हाँ, और 24 सितंबर को 26 सितंबर को तोड़ देता है अनशन तोड़ और 24 सितंबर को समझौता होता है। गांधी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक ना। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को शाम 5 बजे पुनः समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यरबदा जेल में जो हुआ ना, वहाँ कौन था जानते हैं? वहाँ जो था उसके अनुयायी थे। किसके? अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायी थे। उन्हीं के मध्यस्थता से होता है। हाँ, और लेकिन 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को शाम 5 बजे पुनः समझौता हस्ताक्षरित हुआ। 24 सितंबर को दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मोहम्मद मौलमालविया ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजा भोज, पी बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, MC राजा, CB मेहता, बाखेल एवं कामेत अन्य हस्ताक्षर करता थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांत या विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 71 थी, जिसमें पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। मद्रास से 30 कर दिया गया, बम्बई और पंजाब से कितना किया गया? 8, बिहार और उड़ीसा से 18 गो, मध्य प्रांत से 20 गो, असम में 7 गो, बंगाल 30 और संयुक्त प्रांत 20 और मुंबई सिंध सहित 15 गो किया गया, ठीक ना। बिहार और उड़ीसा में कितना किया गया? 18 गो। पूछ सकता है क्या? हाँ बिहार। साथ ही केंद्र विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। 18%। हाँ। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग ऑल इंडिया की स्थापना हुई। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसका निर्माण परिवर्तन कर हरिजन सेवक संघ दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसका प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में की और 1942 में की थी, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में किसके? MC राजा के द्वारा। 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं उठाते। कौन बोला? भीमराव अम्बेडकर ने। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या किया था? अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। बताइए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित क्षेत्र सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्ध को नहीं की थी, मुसलमानों को की थी, सिख को की थी, अनुसूचित जातियों को की थी, लेकिन बौद्ध को नहीं की थी। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा ने पहला कम्युनल अवार्ड के समय यरबदा जेल में। 1932 में महात्मा गांधी मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा कर दी थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? कितने? 71 और 148। 71 से बढ़ा के 147 कर दिया गया। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। पूना समझौता का उद्देश्य था किससे? दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व से। भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी और कौन किए थे?
पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? गांधी और उसके अम्बेडकर के जो समर्थक थे ना, गांधी के समर्थक और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। अनुयायी गांधी जी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? पूना समझौता। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? एम के गांधी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हाँ। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD बिरला थे। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? के लिए GD बिरला। कौन थे? विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट वही थे। GD बिरला। अखिल भारत हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन शस्त्र नहीं? अम्बेडकर ने कहा था। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो था उसके बारे में पढ़ते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान ही 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणाली तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। जयप्रकाश नारायण को क्या किया गया? जयप्रकाश नारायण को महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग के कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युतल पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से पूछा था हमने, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन? जयप्रकाश। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। किसका गठन किसने किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का? गठन भी है। हाँ। गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। ठीक ना। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुण आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारत जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। हाँ, राम मनोहर लोहिया। यही मैंने खुद पढ़ा था। वर्ष 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। कब जयप्रकाश दिवस मनाया गया? 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? पटना में। कहाँ हुई? पटना में। 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है 1934 में। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टाभी पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? हाँ, ये अशोक मेहता और राजेंद्र जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। यह 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। बताइए 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कौन पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? जयप्रकाश दिवस मनाया कब जाता है? 1946 को मनाया गया। 1946 को फरवरी 1946 को जयप्रकाश दिवस मना सॉरी अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 1946। अब देखिए इसका आगे का जो है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कौन सी? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत एवं उड़ीसा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। प्रांतीय चुनाव में प्रांत चुनाव में कांग्रेस अपना प्रतिनिधि दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांत में कहाँ मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार में, संयुक्त प्रांत मद्रास मुंबई में ना कहले रहा। और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में। उड़ीसा में नहीं था, उड़ीसा में था। मद्रास पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मद्रास में भी किया था। संयुक्त प्रांत में नहीं है। कांग्रेस जो है बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस जो है असम, उत्तर प्रदेश और बम्बई में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। सबसे ज्यादा असम। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने में वंचित रही। केवल बंगाल और पंजाब तथा सिंध प्रांत में। यहाँ पे जो था ना मुस्लिम लीग जीत गया था बंगाल और पंजाब में। केवल पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में ही चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसे अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन थे? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। 6 प्रांत में, ठीक ना? प्रांत में इनका पूर्ण रूप से बहुमत था। मंत्रिमंडल गठित किया गया 6 प्रांत में। मद्रास में, बम्बई में, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1839 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। कब त्याग पत्र दे दिया? 1939 में। 22 अक्टूबर क्योंकि विश्व युद्ध में इसको शामिल कर दिया था। भारत से बिना पूछे हुए भारतीय सैनिक को शामिल कर दिया था। वही मैंने कांग्रेस का सारा सरकार जहाँ तो वहाँ गिर गया। इसमें अली जिन्ना बहुत खुश हुए थे कि चलिए सरकार गिर गया, नहीं तो उसका दम घुट रहा था कि इस तरह उसी का सरकार है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कब किया? 22 दिसंबर 1939 को। कब किया? 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा आह्वान किया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस की सफलता मिली। 1937 में जो है ना संपन्न प्रांत विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। देखिए संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए थे। ठीक ना? काश्तकारी बिल कहाँ पारित किए गए कांग्रेस द्वारा? बिहार और संयुक्त प्रांत में। हाँ, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस में अकेले ही सरकार बनाई और इस सरकार में प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया। वित्त विभाग किसको सौंपा गया? रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का कार्यक्रम इस प्रकार है
पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट एवं फिजुलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक ना। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में नहीं मिला, पंजाब में, बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में नहीं मिला था, सिंध में। देखिए, प्रांत सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम से किया गया, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधान चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बंगाल और पंजाब, ठीक है। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या है 5। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारत राष्ट्र कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल में नहीं बनाई थी। वर्ष 1937। देखिए आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस को मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? पंजाब में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस के मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 माह। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 22 दिसंबर। दिन शुक्रवार था। हाँ, दिन शुक्रवार था। मतलब अपनी किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई कार्यकारी समिति 1937 में। बताइए, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? रफी अहमद किदवई को। अब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 में जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस था, वो संकट देखते हैं, ठीक ना। देखिए 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, ठीक। कैसा चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में हुए गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। गांधी जी के द्वारा जो है पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया, बनाया गया था, लेकिन वो हार गया। परंतु कार्यकारी के गठन के प्रश्न पर गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्षा से त्याग पत्र के पास सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। किस ब्लॉक के? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? 1939 में। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। किस विचारधारा पर था? कौन? वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहे। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के अवसर है। क्या था? अतः उन्होंने गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। अब बताइए, 1938 में भारत राष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत राष्ट्र कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस। बताइए, हरिपुरा जहां भारत राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में? गुजरात में। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कहाँ है? नहीं जबलपुर में ना, मध्य प्रदेश। बताइए, निम्नलिखित भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन? वो तो पूछ दिया, जबलपुर में नहीं है त्रिपुरी। जबलपुर कहाँ है? ठीक है, वही क्वेश्चन है ना, एमपी में है। बताइए, राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी। भारत राष्ट्र कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1939 में। 39।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत राष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष किनको हराकर बने? यही फिर पटावी सीतारामैया को। निम्नलिखित में से भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? त्रिपुरी अधिवेशन 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ये बनता है। बताइए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। किस भारत राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। अब पढ़ते हैं देसी रियासत। कौन पढ़ते हैं? देसी रियासत। देखिए, बटलर समिति का गठन कब होता है? 1927 में। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर समिति को ही भारत रियासत समिति कहते हैं। क्या? भारत रियासत समिति। किसको? बटलर समिति। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारत रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय तथा भारत रियासतों के बीच संबंध की जांच करना। भारत रियासतों के बीच जो संबंध है उसका जांच करना तथा ब्रिटिश सरकार और भारत रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का आयोजन किया गया। इनमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा राजवारों के राजनीतिक संघर्ष के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1939 में जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया। प्रजामंडल मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। भारतीय संघ में अधिकांश राजवाड़े का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी राजवाड़े भारत में शामिल हो गए। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बात होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी। किंतु राष्ट्र नेतृत्व में विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रामकताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद के राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। जैसे 3 गो राज्य था ना, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और एक और था, कौन था? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और एक और था जूनागढ़। जम्मू कश्मीर को तो विलय पत्र हरि सिंह ने सिग्नेचर कर किया और देखा गया जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ तो इसके कारण हुआ और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पीट के कहा कि चलो शामिल हो जाओ भारत में। बताइए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। यह 46वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। बताइए निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए भारत संघ में राजवारों का विलय अधिकाधिक किस सन हुआ था? राजवारों का विलय 1947 में हुआ। 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल। अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी
3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित समझा? हैदराबाद जम्मू जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर का भारत में अभी कब बना? ये कभी बना ये 26 अक्टूबर 1947 को। कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त राष्ट्र एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब पंजाब को। हाँ। बताइए, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौता पर पक्षधर था? हैदराबाद। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्य की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवादी और फांसीवादी की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत की किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। शामिल कर दिया 17 अक्टूबर 1939 को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। जर्मनी के विरुद्ध। हाँ, जर्मनी के विरुद्ध। भारत विधानमंडल की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 1939। हाँ, जर्मनी के पोलैंड पर पहले शुरू हुआ। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940-1945 था। बताइए, क्वेश्चन बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस क्या नीति थी? क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता के शासन में मिले ब्रिटेन का सहयोग। इसने कहा था कि आप हमें साथ दीजिए, हाँ। हम आपको आजादी दे देंगे। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। हाँ। मतलब भारत अगर पूर्ण स्वतंत्रता देगा तभी भारत ब्रिटेन का सहयोग करेगा। बताइए, 1939 के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में कांग्रेस जो अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। बिल्कुल सही है। उनके प्रांत में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी सही है। ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? द्वितीय 1945 में, 39 से 45। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अब देखिए पाकिस्तान की मांग कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुस्लिम लीग एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में हुई थी। देखिए, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष के भाषण हुई थी। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में 1930 में इकबाल के द्वारा, ठीक ना। मुस्लिम अलग पृथक, मुसलमानों के अलग पृथक देश होना चाहिए। हाँ, किसने? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इकबाल का 1930 में मुस्लिम लीग का कौन अधिवेशन था? इलाहाबाद का अधिवेशन। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर उर नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया था। मतलब 1933 में कौन किया था? चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विद्यालय के छात्र। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यालय था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र था, ठीक ना। उसने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। चौधरी रहमत अली। ब्रिटिश भारत के 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथमा अक्षर को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथम 5 अक्षर को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। अंग्रेजी अक्षर के 5 पाकिस्तान। ये इकाइयां थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। कब होता है?
22 से 24 मार्च 1940 को कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। हाँ। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस अधिवेशन में भारत के लिए अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कौन कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? सरोजिनी नायडू ने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। हाँ, ये अब्दुल कलाम बोलता है ना। कौन बोलता है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल बोलता है, इकबाल। कुछ नाम दिया था, मोहम्मद अब्दुल कलाम। डिक्शनरी ऑफ 300 मतलब कि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू किताब है ना, उसके 352वां पृष्ठ में लिखा हुआ है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि आप एक देशभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अच्छा सर, जवाहरलाल नेहरू का कहा। हाँ, जवाहरलाल नेहरू का 1940 से 40 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कौन था अध्यक्ष? अरे मौलाना अब्दुल कलाम था ना जी। हाँ था, वही है क्या ये इकबाल? मोहम्मद इकबाल ये है, मोहम्मद इकबाल ये है जो कि मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल जो है ना मांग किया था, मतलब वो भाषण दिया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक देश होना चाहिए। किसमें? अच्छा, उसको देख लेंगे, होगा कहीं देख लेंगे। मोहम्मद इकबाल ने उसने मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराज सिद्धांत की मान्यता दी गई थी। द्विराज सिद्धांत की मान्यता। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1900 फजलुल हक ने, मतलब उसने हयात खान ने तैयार किया था, उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया। इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1947 को। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? सर मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल था? नहीं जी, चौधरी रहमत अली और उनके ने दिया था नाम। नहीं, इसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग वही नहीं किया था। पाकिस्तान शब्द दिया था। हाँ। शब्द दिया था, ये किया था पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान। अच्छा हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, ये होगा। सर विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने और चौधरी रहमत अली ने शब्द दिया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्त क्या? मोहम्मद इकबाल द्वारा के द्वारा किया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 352। बताइए, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर रहमत अली। नाउ ऑफ नेवर पैम्पलेट बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? रहमत अली ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्तावित पारित क्या था? हाँ, 1940। वर्ष क्या था? 1940। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 23 मार्च 1940 को। बताइए, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खली खुजमा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खली खुजमा। पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा सिकंदर हयात खान। यही रूपरेखा तैयार किया था। सिकंदर हयात खान। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी, वह था लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत तक के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया? लाहौर अधिवेशन में 1940 में जो हुआ था ना। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव की पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह
सत्याग्रह अभी ब्रिटिश सरकार के भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। कब हुई? 17 व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे द्वारा। ये प्रथम सत्याग्रही भी थे, दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? यही विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी। अब हम सब लोग पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। जिसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारत नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन कब भारत आता है? मार्च 1942 में। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटेन, भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांत को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। यही सब बात क्रिप्स मिशन में कहा गया। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। इसमें भारतीय शामिल होगा लेकिन रक्षा मंत्री ब्रिटिश के पास होगा। गांधी ने इसे उत्तर तिथिय चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। बताइए क्वेश्चन आंसर। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू हजारों फेल ब्रेक वाला गाड़ी। बाद में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में आता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व गलत है। यही सही होगा। इसमें पूछा कौन सही नहीं है तो यही सही नहीं। कोई भी सूबा भारत संघ से बाहर रह सकता था, ये तो कहा ही गया है। बताइए किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंकों के नाम उत्तर दिनांक चेक है? पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी द्वारा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? चर्चिल ने। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है ना, वर्धा में 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जेबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। कब? वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस समिति की बैठक होती है, जिसमें बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया और इसी में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद ने ही किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने किया था। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक, इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने यह बयान दिया था कि सरकार कर्मचारी
ना छोड़ें, लेकिन सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निश्चय पर दृढ़ रह सके। राजा राम मोहन राय राजा महाराजा भारत जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारत राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। गांधी जी ने ये 4 बातें बोली थी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से एक पहले। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम कभी किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराब खोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मन देता हूँ, करो या मरो। महात्मा गांधी ने मंत्र कब दिया था, करो या मरो? भारत छोड़ो आंदोलन। इस मंत्र का आशय है या तो मरो या तो हम भारत आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिगंबत हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत राष्ट्र कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। कब? 8 अगस्त 1942। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी, नेहरू और आज़ादी के सहयोग से बनाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। समझे? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। कौन रखा गया गांधी जी को? आगा खां पैलेस। और कांग्रेस कार्यकारी समिति सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य किलपौनी को अहमदनगर किले में रखा गया। कार्यकारी केंद्र कांग्रेस कार्यकारी सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। भारी काम किया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था। कहाँ था? 1942 का प्रभाव जो है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास। देगा लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व भी अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति वेवेल थे। कौन थे भारत का प्रधान सेनापति? वेवेल थे, जो बाद में वर्ष 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका था। 6 वर्षों तक। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। सबसे अधिक दिन तक वे स्वतंत्रता पूर्व भारत राष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक और दौड़ में अध्यक्ष रहे। मैंने बहुत कम उम्र का और सबसे लंबे समय तक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में विभिन्न लोगों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया था। बम्बई में, हाँ, जिसमें मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी। उषा मेहता। हाँ। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। अमेरिकी पत्रकार कौन थे?
लुई फीचर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर था। एक अमेरिकी पत्रकार था लुई फीचर, हाँ। जो महात्मा गांधी के साथ थे। जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार यही लिखा है, जीवनीकार है। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक एंडरसनो एमएल सुरमसेन नामक थॉमसन के साथ लुई फिशर ने भारत स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। हाँ, ये दोनों दंगा करने में माहिर है। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर था। बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह मुख्य केंद्र बन गया। हम लोग का जिला ये था। हाँ, 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर था कि कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 का बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। मतलब उसके बाद का ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों से संगठित किया गया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए और मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक, शक्ति से प्रेरक होकर भाषण दे रहे थे। वाह, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक, शक्ति से प्रेरक होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। हिंदू महासभा भी भारत छोड़ो संघ पृथक रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक की सभी भी राष्ट्र आंदोलन में संघ की भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। 1942 में अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानता सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया जो था चिंटू पांडे के बलिया अगस्त 1942 चिंटू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और सतारा में अगस्त 1943 से 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सरकार थी। सतारा में सरकार बना, बलिया में बना और मिदनापुर तामलुक में बना, ठीक ना। और सबसे लंबा समय तक बनने वाला सरकार कहाँ का था? महाराष्ट्र का सतारा में। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानता सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई चौहान एवं नाना पाटिल था, ठीक ना। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानता सरकार चली थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। बीमारी के आधार पर गांधी जी को कब रिहा किया गया? 6 मई 1944 को। चर्चिल ने गांधी की रिहाई के बाद संबंध में कहा, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे जूझ सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। चर्चिल ने क्या कहा? जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने क्यों झुक रहे हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन बनकर खड़ा रहता है। गांधी जी एक अंग्रेज को पूरा अथी करके रखा था। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, 6 जुलाई 1942 को वर्धा महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा का, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे।
1940 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? वेवेल। लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। 48 और 52 में बीपीएससी में पूछा हुआ, 9 अगस्त 1942। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक में। बताइए, वर्ष 1942 कहाँ क्यों महत्वपूर्ण है? भारत छोड़ो आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई में। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1942 में। 1942। बताइए, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिगंबर होंगे, किसका है? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के में प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, निम्न में से ये तो निम्न में से कौन? नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये सही है। सब एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। लेकिन कांग्रेस एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया, ये गलत है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह भी गलत है। ए और सी दोनों इसके नेतृत्व में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था। अब देखिए, आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट और पार्टी ऑफ पंजाब। यूनिस्ट और हिंदू महासभा तीनों नहीं किया एक था। और था मुस्लिम लीग। हाँ, मुस्लिम लीग। चारों नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन। बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। भारत जो छोड़ो का नारा किसने दिया था? जब भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बताइए, जिनमें से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ कौन थे? वेब मिलर था, उसमें असहयोग में लुई फिशर था। ठीक ना? कौन था? लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। यह कहाँ का था? ये अमेरिकी पत्रकार था। महात्मा गांधी का देखिए, निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई फिशर। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में येरवदा जेल में। हाँ, सरोजिनी नायडू। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद किया गया था येरवदा जेल में। बताइए, महात्मा गांधी था उनके सहयोगी को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में हुए बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन में। बताइए, निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जयप्रकाश नारायण। बताइए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? 1942 में
बंगाल के जातीय सरकार की स्थापना हुई और सबसे ज्यादा ये मतलब कि 1942 में जो सरकार सतारा में बनी ना? सतारा में सबसे ज्यादा चली थी, लेकिन जातीय सरकार जो है ना बंगाल के मिदनापुर में 1942 में। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया। बलिया में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश नहीं है कुछ। बताइए, ऑपरेशन रिकवन वह कूट शब्द है, ऑपरेशन रिव्यू कौन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? लाया जाता था जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑपरेशन रूबिकन। जेल में गांधी आमरण अनशन। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज।